वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं आप लोगों का जीएस गुरु अंकित मालवी। देखिए, अगर अभी तक हम बात करें तो पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है डाउनफॉल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डाउनफॉल ऑफ मुगलों का पतन। तो मुगलों के पतन के अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले हम इन जो मुगल्स हैं, जो लास्ट के जो मुगल्स आते हैं या जिन्हें हम लेटर मुगल्स के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ पाए थे कहाँ तक? फर्रुखसियार तक। फर्रुखसियर, जिसे मुगल वंश का एक घृणित कायर भी कहा जाता है, इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जो मुगल वंश का घृणित कायर। तो फर्रुखसियार तक हमने पढ़ चुके थे। और अब फर्रुखसियार की मृत्यु हुई 1719 में ही। 1719 में उसकी हत्या कर दी गई या उसको मार दिया गया बाई द सैयद ब्रदर्स। सैयद बंधुओं ने ही फर्रुखसियार की हत्या कर दी। एंड देन आफ्टर फर्रुखसियर, सैयद बंधुओं की ही मदद से जो अगला मुगल बादशाह बना, जो अगला मुगल शासक बना, उसका नाम जो है वो है मोहम्मद शाह। तो अगला जो मुगल बादशाह बना वो कौन बना? मोहम्मद शाह, जिसका ओरिजिनल या एक्चुअल नाम होता है रोशन अख्तर। रोशन अख्तर की बात की जाए तो रोशन अख्तर वॉज द सन ऑफ जहान शाह। और जहान शाह कौन था? तो जहान शाह जहांदार शाह का ही एक पुत्र था। जहांदार शाह का ही सबसे छोटा भाई था। तो जहांदार शाह का सबसे छोटा भाई जहान शाह का ही पुत्र अब अगला मुगल बादशाह बना है, जिसका नाम है रोशन अख्तर, जो किस नाम से गद्दी पर बैठा? मोहम्मद शाह के नाम से। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे अगले या नेक्स्ट मुगल रूलर के बारे में, जिसका नाम होगा मोहम्मद शाह। क्लियर? सबसे पहली ही चीज जो आपसे पूछी जाएगी कि मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो हम सभी को पता है 1719 में इसका शासन स्टार्ट होता है और इसका शासनकाल चलता है 1748 तक, 1748 तक। 1719 से 1748 तक शासन किया है किसने? मोहम्मद शाह नामक इस शासक ने। क्लियर? तो सबसे पहले ही आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि व्हाट वाज हिज एक्चुअल नेम, इसका वास्तविक नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, हिज एक्चुअल नेम वाज रोशन अख्तर। हिज एक्चुअल नेम वाज रोशन अख्तर। क्लियर? अभी रिलेशनशिप क्लियर कर दें। ही वॉज द सन ऑफ, या इसके पिताजी का नाम, इसके पिता का क्या नाम था? हिज फादर वॉज जहान शाह। और आप लोगों को काफी अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया था कि बहादुर शाह के ही या बहादुर शाह प्रथम के ही 4 पुत्र हुआ करते थे। उन 4 पुत्रों के नाम क्या क्या थे? तो सबसे बड़ा पुत्र था जहांदार शाह, और उसके बाद था अजीमुस्शाह, रफ़ीउस्सान, अजीमुस्सान, रफ़ीउस्सान, और चौथा जो पुत्र था सबसे छोटा, उसी का नाम क्या था? जहान शाह। क्लियर? सबसे पहले जो बहादुर शाह के बाद सबसे पहला जो शासक बना वो बना जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद अजीमुस्सान का जो पुत्र था वो अगला शासक बना, और फिर जो अगला शासक बना वो रफ़ीउस्सान का बेटा बना, और फिर फाइनली जहान शाह का जो बेटा था वो अगला मुगल बादशाह बना, जिसका नाम क्या है? रोशन अख्तर। क्लियर? रोशन अख्तर। चलिए आगे गौर करते हैं। देखिए, मोहम्मद शाह का टाइम बता चुका हूँ, इसके शासनकाल के बारे में बता चुका हूँ। और चूंकि आप लोगों को पता है कि ये किसकी मदद से मुगल बादशाह बना था, तो हम सभी को पता है कि ये सैयद बंधुओं की या सैयद ब्रदर्स की हेल्प से ही मुगल शासन की गद्दी पर या मुगल सिंहासन की गद्दी तक, मुगल सिंहासन तक पहुंच पाया था। तो सिंपल सी बात है कि ड्यू टू द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स ही बिकेम द नेक्स्ट मुगल रूलर। अब यहाँ पे ना ये जो सैयद ब्रदर्स हैं, इन्होंने इनकी बात की जाए तो पिछले 4 मुगल रूलर्स को पद तक पहुंचाने और उन्हें पद से हटाने का काम ही किसने किया है? सैयद ब्रदर्स ने। और सबसे ज़्यादा इनकी जो बेइज्जती हुई है, सबसे ज़्यादा जो इनका नाम खराब हुआ है, वो ड्यू टू द किलिंग ऑफ फर्रुखसियर। फर्रुखसियर की जो हत्या करवाई गई थी सैयद ब्रदर्स के द्वारा,
इसी कारण इनका जो फेम था वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था, खराब हुआ था। क्लियर। और इनके कई दुश्मन बन गए थे जब इन्होंने फर्रुखसियर की हत्या की थी। अब देखिए यहाँ पे बात की जाए तो सैयद ब्रदर्स की ही मदद से कई मुगल रूलर्स यहाँ पे बैठे हैं गद्दी पर, कई लोगों को उन्होंने डिपोज किया है और कई लोगों को बैठाया है। तो यहाँ पे दैट्स व्हाई दे वर नोन एज द किंग मेकर, इन्हें कहा जाने लगा किंग मेकर। इट मीन्स शासक निर्माता। फर्रुखसियार को सैयद बंधु जो दो भाई थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, इन्हें क्या कहा जाने लगा, किंग मेकर इन मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड का या लेटर मुगल पीरियड का किंग मेकर कहा गया किसे, सैयद ब्रदर्स को। अब दूसरी बात हम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो किन किन मुगल रूलर्स को इन्होंने अपॉइंट किया था, तो सबसे पहला ही नाम क्या आता है, सबसे पहला ही जो नाम आता है वो आता है फर्रुखसियार। क्लियर। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आपका बहादुर शाह के बाद। बहादुर शाह के बाद जो अगला जो शासक बना उसका नाम क्या है, जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद जो अगला मुगल रूलर बना उसका नाम क्या आता है आपका, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के बाद जो अगला मुगल रूलर बना है वो है रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और फिर मोहम्मद शाह। तो इस तरह से कई मुगल रूलर्स को इन्होंने क्या किया है, गद्दी पर बैठाया और गद्दी से हटाया। क्लियर। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, मोहम्मद शाह की। चलिएगा आगे गौर करते हैं है ना। तो सैयद ब्रदर्स को क्या कहा गया, किंग मेकर या राजा शासक निर्माता। अब देखिए एक पॉइंट जो मोहम्मद शाह से रिलेटेड है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो ये है कि ही वॉज फेमस एज रंगीला बादशाह। इसे ही कहा जाता है इतिहास में किस नाम से, रंगीला बादशाह के नाम से। रंगीला बादशाह। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल पीरियड में, मुगल काल में रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, घृणित कायर किसे कहा जाता है, बूढ़ा बादशाह किसे कहा जाता है, शाह ए बेखबर किसे कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्लियर है कि रंगीला बादशाह कहा गया है किसे, मोहम्मद शाह को। क्यों कहा गया है, क्योंकि ये स्त्रियों के प्रति इसका काफी, या स्त्रियां इसे काफी पसंद करती थी और हमेशा ये अपना अधिकतर जो समय था वो स्त्रियों के साथ ही बिताता था, स्त्रियों के अपने हरम में बिताता था। क्लियर। तो स्त्रियों के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन होने के कारण इसे क्या कहा गया, रंगीला बादशाह। और ये अपने शासन में अधिकतर जो समय था वो स्त्रियों के साथ बिताता था अपने हरम में, पॉलिटिकल मामलों में इसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था। दैट्स व्हाई ही वाज फेमसली नोन एज रंगीला बादशाह। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अपने शासनकाल में इसकी सबसे ज्यादा जो गहरी दोस्ती रही, सबसे ज्यादा जो फ्रेंडशिप इसकी जो रही वो रही किसके साथ, चिनकिलिच खान के साथ। चिनकिलिच खान के साथ इसकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप रही। और चिनकिलिच खान की चिनकिलिच खान को ही इसने टाइटल दिया, उपाधि दी थी। इसे टाइटल जो दिया गया था वो दिया गया था निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क की उपाधि से सम्मानित किया गया था किसे, चिनकिलिच खान को। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो हुआ करता था मुगल दरबार में वो कौन हुआ करता था, चिनकिलिच खान। चिनकिलिच खान एक योग्य, एक समझदार और एक कैपेबल व्यक्ति था जिसने थोड़ा सा मुगल एम्पायर को कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेशन बनाए रखा था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चिनकिलिच खान, जिसके साथ इनकी काफी अच्छी दोस्ती थी, काफी अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर था किसके साथ, चिनकिलिच खान के साथ। एंड ही अपॉइंटेड चिनकिलिच खान एज हिज वजीर। और इसी ने चिनकिलिच खान को अपना क्या अपॉइंट किया था, वजीर। चिनकिलिच खान को ही अपॉइंट किया गया था वजीर के रूप में भी। क्लियर। तो चिनकिलिच खान या निजाम उल मुल्क ही इनके क्या हुआ करते थे, वजीर हुआ करते थे। और आप सभी को पता है वजीर एक सबसे बड़ी पोस्ट थी, राजा के बाद सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी हुआ करती थी, वजीर की। तो इन्हीं के प्रधानमंत्री हुआ करते थे चिनकिलिच खान। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ही मुगल बादशाह बने मोहम्मद शाह, सबसे पहले इनके दिमाग में जो प्रश्न आया, सबसे पहले दिमाग में जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि अगर इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से बिना रोक टोक, बिना डर के अगर शासन करना है तो सबसे पहले इन्हें खात्मा करना होगा किसका, सैयद बंधुओं का। समझ गए। जिसने इन्हें बादशाह बनाया है, जिसने इन्हें शासक बनाया है,
उनका खात्मा करना सबसे पहले जरूरी है। दैट्स उनके मरने के बाद ही इनका जो रूट है, इनका जो रास्ता या इनकी जो सिंहासन है वो क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि उस समय तक जैसे मैंने बोला कि काफी ज्यादा षड्यंत्र किए जाते थे मुगल दरबार में, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुआ करते थे ड्यू टू ओनली सैयद ब्रदर्स। तो सैयद बंधुओं को खात्मा किया जाना काफी जरूरी था अगर चैन से शासन करना है। तो यही कोशिश रही किसकी, मोहम्मद शाह की। यही कोशिश रही मोहम्मद शाह की, सबसे पहले हम किसको डिमोलाइज कर दें, सैयद ब्रदर्स को। तो क्या बोल रहे हैं कि मोहम्मद शाह ने राजा बनने के बाद सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन उसके दिमाग में आया है, फर्स्ट जो बात उसके दिमाग में आई है वो ये है कि उसे अपना अगर साम्राज्य, अपने शासन को अगर सिक्योर करना है तो उसे अपने रास्ते से हटाना होगा किसे, सैयद ब्रदर्स को या सैयद बंधु को। क्लियर। सो द फर्स्ट थिंग दैट कम टू हिज माइंड आफ्टर बिकमिंग द इंपीरियर ऑफ मुगल एम्पायर, दैट टू किलिंग ऑफ सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधुओं की हत्या करना बहुत जरूरी होगा अगर हमें अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना है तो। क्लियर। देन with the help of चिनकिलिच खान, चिनकिलिच खान की ही मदद से सबसे पहले इसने हत्या करवाई किसकी, हुसैन अली खान की। एंड हुसैन अली खान इज द मीर बख्शी ऑफ मुगल्स, मुगलों की सेना का जो सेनापति था वो हुसैन अली खान था, है ना। फर्रुखसियार के टाइम पर उसे मीर बख्शी की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था, फर्रुखसियार ने ही किया था। सो फर्स्ट ऑफ पहला पॉइंट क्या होगा, इन 1720 में, अगले ही साल जैसे ही राजा बना उसके कुछ ही दिनों के बाद इसने क्या किया, ही किल्ड हुसैन अली खान। देन किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ चिनकिलिच खान, चिनकिलिच खान की मदद से। एंड इन 1722 ही किल्ड अब्दुल्ला खान। क्लियर। तो यहां पे ये बात क्लियर हो गई है। ये जो कई दिनों से किंग मेकर्स थे, इनसे फाइनली छुटकारा मिला मुगल बादशाह को, और जो मुगल दरबार में जो षड्यंत्र चलता था उस षड्यंत्र पे भी कुछ समय के लिए क्या लग गया, ब्रेक लग गया। तो यहाँ पे एक ठीक ठाक काम ये हो गया कि सैयद बंधुओं का दमन हो गया और सैयद बंधुओं का सफाया हो गया। क्लियर। और भी कई स्टोरीज, और भी कई कहानियां चलती है सैयद ब्रदर्स को लेकर, क्योंकि कई सारे लोग नाराज थे सैयद बंधुओं की गतिविधियों से, एक्टिविटी से। और उनका कहना था कि देखिए, मुगलों के कंट्रोल में क्या था, पूरा इंडिया था, यानी कई सारे छोटे छोटे प्रांत जो थे मुगलों के नियंत्रण में थे। और उनका प्रश्न ये था, उनका क्वेश्चन ये था कि जब दिल्ली में मुगल राजा ही या मुगल बादशाह ही सुरक्षित नहीं है तो हमारी सुरक्षा ये मुगल साम्राज्य कैसे कर पाएगा। क्यों, समझ में आ रही है बात, कि अगर दिल्ली में बैठा हुआ मुगल बादशाह ही सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसकी भी हत्या करवा दी गई थी सैयद बंधुओं के हाथों, तो फिर बाकी के जो प्रांत हैं, बाकी के जो राज्य हैं जो मुगलों के अधीन है, वो कैसे स्वतंत्र या कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। इस बात से काफी नाराज थे जितने भी मुगल रूलर्स थे कि उन्होंने मुगलों के खिलाफ गए हैं दोनों सैयद ब्रदर्स, और उन्होंने मुगल बादशाह की हत्या की है। तो कई लोगों के षड्यंत्र के बाद, कई लोगों के प्लान करने के बाद फाइनली इन दोनों बंधुओं को, इन दोनों भाइयों की हत्या करवा दी गई। और ये सब कुछ हुआ किसके पीरियड में, मोहम्मद शाह के पीरियड में, या मोहम्मद शाह के ही शासन काल में। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और अब आगे गौर करते हैं। इन 1720 एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम बार जजिया टैक्स किसके शासनकाल में वसूला गया था। इट मींस, कहने का मतलब यह है कि फाइनली जजिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध या पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अब कभी जजिया का प्रश्न नहीं आएगा। फाइनली जजिया के ऊपर पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, अबोलिशन कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है इन 1720। जजिया वॉज फाइनली प्रोहिबिट या फिर अबोलिश। जजिया वाज फाइनली अबोलिश्ड, तो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया जजिया टैक्स को इन 1720। अब कभी भी जजिया का जिक्र नहीं होगा, जजिया टैक्स की बात ही नहीं होगी। और हम सभी जानते हैं कि जजिया टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो एक रिलीजियस टैक्स माना जाता है,
और दैट वाज इम्पोज्ड ऑन ओनली द नॉन रिलीजियस पीपल्स, तो सॉरी नॉन मुस्लिम पीपल्स, तो जो भी नॉन मुस्लिम से उन्हीं से लिया जाने वाला, उन्हीं से उगाही किया जाने वाला ये टैक्स हुआ करता था। और पहली बार जो इस टैक्स की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम इस टैक्स को लगाया था किसने, पहली बार इस टैक्स को लगाया था अरब के आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने। और मोहम्मद बिन कासिम के बाद से ही ये टैक्स इंडिया में कॉन्टिन्यूसली लगाया जाने लगा था। जितने भी मुस्लिम रूलर्स थे उनके समय पर यह जजिया टैक्स लगा था। बट सबसे पहले इस टैक्स पर प्रतिबंध लगाया था, सबसे पहले इस टैक्स को बंद किया था किसने, अकबर ने। अकबर ने अपने शासनकाल में 1563-64 में ये जो पिलग्रिम टैक्स था और ये जो जजिया टैक्स था, इन दोनों पर ही क्या कर दी थी, रोक लगवा दी थी। क्लियर। बट अगर हम बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब के शासनकाल में इस टैक्स को पुनः शुरू करवा दिया था 1679 1789 में, या 1679 इट मीन 1779 में 1679 में इस टैक्स को पुनः स्टार्ट किया था किसने, औरंगजेब ने। और फिर औरंगजेब के ही बाद बहादुर शाह प्रथम ने इस टैक्स को प्रोहिबिट किया, और बहादुर शाह के बाद जो जहांदार शाह आया उसने भी प्रोहिबिट किया, फर्रुखसियार ने भी प्रोहिबिट किया, और अब फाइनली पूरी तरह से बंद कर दिया गया किसके समय पर, मोहम्मद शाह के समय पर, या मोहम्मद शाह के शासनकाल में। चलिए आगे गौर करते हैं और कुछ मुद्दों के ऊपर अब बात करते हैं। इनके शासनकाल में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण अगर हम घटनाओं की बात करें, या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें, या कुछ अटैक्स वगैरह की बात करें, तो इन 1737 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही दिल्ली पर अटैक किया था मराठों के दूसरे मुख्य पेशवा, जिनका नाम था बाजीराव बल्लाट। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इन 1737 इन 1737 पेशवा बाजीराव फर्स्ट अटैक ऑन दिल्ली ने दिल्ली पर क्या किया, अटैक किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने अटैक किया था ऑन दिल्ली इन 1737 ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह, और दिल्ली को चारों तरफ से क्या कर लिया था, घेर लिया था। क्लियर। देखिए आगे अगर हम बात करें इनके शासनकाल में, दूसरी जो महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट इवेंट है वो ये है, मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में मुगलों के कुछ ऐसे सूबे थे जो पूरी तरह से क्या हो चुके थे, इंडिपेंडेंट हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके थे। क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद शाह, some of the subas are totally independent. So during the ruling time of Muhammad Shah, some of the सूबास ऑफ मुगल एम्पायर आर टोटली इंडिपेंडेंट, पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके थे। फाइनली कंप्लीटली उनकी स्वतंत्रता डिक्लेयर की जा चुकी थी। क्लियर। किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में। अब हम इन प्रांतों की अगर बात करें तो पहले नंबर पे जो नाम आता है वो आता है बंगाल। हालांकि बंगाल को स्वतंत्र राज्य डिक्लेयर किया जा चुका था फर्रुखसियर के समय से ही, बट पूरी तरह से अगर स्वतंत्रता की बात की जाए, पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया गया, वो किया गया मोहम्मद शाह के समय। और वहां का जो पहला स्वतंत्र नवाब बना बंगाल में, क्योंकि बंगाल में नवाब ही जो थे, पहले जो सूबेदार थे उनके, जब वो इंडिपेंडेंट हो गए तो उनकी टाइटल क्या कहलाई, नवाब। तो बंगाल के जो पहले स्वतंत्र नवाब रहे उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। क्या नाम था, मुर्शिद कुली खान। और उन्हीं के नाम पर बंगाल की जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद थी। ये काफी योग्य और काफी कैपेबल रूलर था मुर्शिद कुली खान। तो काफी योग्य व्यक्ति हुआ करता था मुर्शिद कुली खान।
और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इन 1717 में, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि एक स्वर्णिम अध्यादेश जारी किया था, एक गोल्डन ऑर्डिनेंस इशू किया था फर्रुखसियार ने फॉर ब्रिटिशर्स फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी उपयोगी, काफी फायदेमंद एक फरमान जारी किया था 1719 में नहीं, 1717 में, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा गया था। और इसी के जरिए बंगाल के पूरे बंगाल प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना टैक्स दिए, बिना कोई सीमा शुल्क दिए, चाहे जितने भी जगहों से टैक्स उन्हें वसूला जाता था वो सारे टैक्स से क्या कर दिया था, फ्री कर दिया था। चाहे वो लैंड रूट का टैक्स हो, चाहे वो सी रूट का या पानी वाले रास्ते से वसूला जाने वाला कोई भी टैक्स, कोई भी चुंगी हो, बॉर्डर टैक्स हो, वो पूरे टैक्स से फ्री कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। सिर्फ एक ही चीज नहीं है, और भी कई सारे राइट्स दे दिए थे, है ना। ये तो मैंने आपको एक बात बताई। कई सारे ऐसे फायदे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस स्वर्णिम फरमान से मिल गए थे। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ क्षेत्रों की सूबेदारी भी दे दी गई थी, कुछ गांवों की सूबेदारी दे दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी करेंसी, अपने सिक्कों को मिंट करवाने की भी यहाँ पे सहायता दे दी गई थी या अधिकार दे दिया गया था। जब ये सारे राइट्स दे दिए गए थे फर्रुखसियार के द्वारा, तो उनकी इन बातों का सबसे बड़ा विरोध करने वाला व्यक्ति ही कौन था? मुर्शिद कुली खान। क्लियर? तो ध्यान रखिए, मुर्शिद कुली खान के समय या मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था। दूसरा सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेट था वो उत्तर प्रदेश का हुआ करता था उस समय, जिसे कहा जाता है अवध। अवध की बात की जाए तो इंडिया की पॉलिटिक्स में इस दौर में अवध का काफी महत्व था। अवध, देखिए अब अवध की बात करें तो अवध को एक स्वतंत्र राज्य डिक्लेयर कर दिया था किसने? सादत खान ने। पहले भी बताया है मैंने आप लोगों को, कभी जिक्र किया होगा। तो अवध के स्वतंत्र राजा या स्वतंत्र शासक बने हैं सादत खान। सादत खान। और उस समय की पॉलिटिक्स में अवध का काफी महत्व था, ये बात ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र कहलाता है, फैजाबाद और कानपुर वाला, लखनऊ वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को ही अवध कहा जाता है। 3 नंबर पे आ जाती है बात किसकी? हैदराबाद की। अभी बताऊं मैं आप लोगों को, जो बात है हैदराबाद की बात करें तो जो चिनकिलिच खान था, चिनकिलिच खान जिसे टाइटल दिया गया था निजाम उल मुल्क की उपाधि दी गई थी, चिनकिलिच खान को ही फर्रुखसियार ने दक्कन का सूबेदार अपॉइंट किया था। ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ फर्रुखसियार, चिनकिलिच खान अपॉइंटेड एज द सूबेदार ऑफ दक्कन। बट जब रूलिंग टाइम शुरू हुआ मोहम्मद शाह का, तो मोहम्मद शाह के काफी फ्रेंडली बिहेवियर थे चिनकिलिच खान के साथ। तो चिनकिलिच खान को ही क्या बना दिया गया था? वजीर बना दिया गया था, प्रधानमंत्री बना दिया गया था। लेकिन चिनकिलिच खान ने जब देखा मोहम्मद शाह की एक्टिविटी को, कि मोहम्मद शाह किस तरह से स्त्रियों के ही में बिजी रहता है, स्त्रियों के में ही अपना टाइम व्यतीत करता रहता है, ज्यादा से ज्यादा वक्त उसका अपने हरम में बीतता है, तो इन सारी गतिविधियों से काफी नाराज हुआ, काफी बुरा लगा उसे चिनकिलिच खान को। और जिस तरह की एक्टिविटी दिल्ली के दरबार में चला करती थी, उन सारी चीजों से काफी नाराज हो गया, और काफी नाराज होकर बिना बताए वो यहाँ से साउथ इंडिया, दक्षिण भारत चला गया। क्लियर? एक दिन अचानक चिनकिलिच खान यहाँ से कहाँ चला गया? साउथ इंडिया, दक्षिण भारत चला गया। और इन 1724 में उसने हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में क्या कर लिया? इस्टेब्लिश कर दिया। तो हैदराबाद राज्य को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने वाला जो व्यक्ति था वो था चिनकिलिच खान। तो यहां पे जो नाम आ जाएगा वो हो जाएगा चिनकिलिच खान, या हम चिनकिलिच खान को ही निजाम उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे बात खत्म हो गई है। 3 important states that were independent during the ruling time of Muhammad Shah. These are the 3 important states. First of all, Bengal, that was independent by Murshid Quli Khan. Second one was Awadh, and it was independent by Saadat Khan. And third one was Hyderabad, that was independent by Nizam ul Mulk, who was famously known as, actually his original name was चिनकिलिच खान। तो चिनकिलिच खान ने ही हैदराबाद स्टेट को फाउंड किया था। इसके अलावा कुछ और क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो इसके अलावा रुहेल और बंगस पठान,
रुहेल और बंगस पठान भी इन्हीं के समय पर क्या हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। तो यहां पे लिख दे रहा हूं रुहेल एंड बंगस पठान। रुहेल का मतलब है द रूलर्स हु रूल्ड इन द रुहेलखंड रीजन। जो रुहेलखंड वाले रीजन में रूल करते थे उन्हें कहा जाता था रुहेलास। एंड सेकेंड वन इज बंगस पठान। बंगस पठान जो थे ये लोग रूल करते थे अलीगढ़ और कानपुर वाले क्षेत्र में। तो अलीगढ़ जो यूपी में आता है और कानपुर भी यूपी में आता है, उस रीजन में रूल करने वाले जो लोग थे उन्हें कहा जाता था बंगस पठान। तो बंगस पठान भी स्वतंत्र हुए उस टाइम पर। दैट टाइम रूलर थे मोहम्मद शाह। एंड सेकेंड थिंग रुहेल। रुहेलखंड की बात की जाए तो यूपी में जो मुरादाबाद है, रामपुर है और जो बरेली है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली जो वेस्टर्न यूपी वाला रीजन है, दैट वाज मुरादाबाद, बरेली और रामपुर, ये रीजन है। इन रीजन को कहा जाता है रुहेल। क्लियर? दैट रीजन इज नोन एज रुहेलखंड। तो रुहेलखंड और साथ ही बंगस पठान आजाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ मोहम्मद शाह। एंड ऑल्सो थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वाज बंगाल, अवध एंड हैदराबाद, ये भी क्या हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके थे। कुछ स्वतंत्र राज्य जो पहले से थे उनकी बात की जाए तो वो थे मराठा। मराठा पहले से ही क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, आगे गौर करते हैं इनके शासनकाल में हुई सबसे महत्वपूर्ण घटना की। अब तो ये बताया मैंने आप लोगों को, इन 1724 में, सॉरी यहां पे जो आएगा, यहां पे आएगा 1724। 1724 में ये भागकर कहां चला गया था, हैदराबाद, और एक स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्वतंत्र स्थापना कर दी थी चिनकिलिच खान के द्वारा। क्योंकि मोहम्मद शाह की एक्टिविटी से काफी नाराज था, काफी उसका दिल जो है वो दुखता था जब मोहम्मद शाह ऐसी एक्टिविटी करता था, और एक राजा के रूप में, एक शासक के रूप में इस प्रकार की गतिविधियों को देखकर मन ही मन काफी निराशा होती थी चिनकिलिच खान को, और इसी बात से परेशान होकर, इसी बात से नाराज होकर दिल्ली को छोड़कर वो हैदराबाद चला गया, और काफी अच्छी तरह से उसने हैदराबाद का शासन किया था। काफी स्ट्रांगली और काफी बढ़िया तरीके से हिंदू मुस्लिमों को साथ में रहते हुए, साथ में रखते हुए उसने वहां का शासन संभाला था। और साथ ही बात की जाए चिनकिलिच खान की, तो भले ही उसने इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया था, बट फिर भी उसकी मुगलों के प्रति जो निष्ठा थी, जो फेथ था, वो बना हुआ था। और कई मौकों पर उसने मुगल्स की हेल्प भी करी थी, मुगलों के लिए उसने युद्ध भी लड़े थे, और मराठों से मुगलों की रक्षा करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहा था। कौन? चिनकिलिच खान। क्लियर? चलिए, अब सबसे ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो इनके समय पर हुआ है वो हुआ है इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह का आक्रमण। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ वो भी हुआ है किसके रूलिंग टाइम पर, मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में। नादिर शाह की बात की जाए तो ही वॉज द रूलर ऑफ ईरान। ये ईरान का शासक था। ईरान मीन्स पर्सिया, जो आज के समय जिस क्षेत्र को ईरान कहा जाता है। ईरान में उस समय रूल किया करती थी एक डायनेस्टी जिसका नाम था दुर्रानी डायनेस्टी। तो दुर्रानी वंश का ही एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम क्या था, नादिर शाह। नादिर शाह वॉज द रूलर ऑफ दुर्रानी डायनेस्टी। दुर्रानी वंश का शासक था नादिर शाह। एंड इसने भारत में इन्वेजन किया था इन 1719 में, ही इन्वेड इन इंडिया इन 1739। इसने भारत पे अटैक किया था 1739 में ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय पर ही। अब देखिए, क्योंकि मैंने बोला मोहम्मद शाह एक नालायक और अयोग्य शासक था, जब मोहम्मद शाह को उसके मंत्रियों के द्वारा, उसके मिनिस्टर्स के द्वारा ये खबर दी गई, ये सूचना इन्फॉर्म किया गया कि नादिर शाह इंडिया पे अटैक करने वाला है, तब मोहम्मद शाह ने इस चीज पर, इस बात पर कोई भी अपना रिजल्ट, अपना कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, और उसने कहा कि अभी काफी दूर है ईरान से, उसे दिल्ली तक आने में काफी समय लगेगा, एक बार पास आने दो फिर कुछ करेंगे। और जब वो ईरान होता हुआ उसने इराक क्रॉस किया, और जब वो अफगानिस्तान पहुंचा तब अगेन इसे चेताया गया, अगेन इसे इन्फॉर्म किया गया कि वो अफगानिस्तान तक पहुंच गए हैं। अगेन इन्होंने कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिया।
जब पाकिस्तान पहुंच गया और पाकिस्तान से जब पंजाब आ गया और तब जब इसे बताया गया कि ये जो है ये पंजाब तक पहुंच गया, देन ही ट्राई टू गेट हिज आर्मी, तब इसने अपनी सेना को फटाफट स्टेब्लिश करना शुरू किया, एक सेना बनाई और सेना को हुक्म दिया, सेना को आदेश दिया टू अटैक ऑन नादिर शाह। अब देखिए नादिर शाह की बात की जाए तो कई वर्षों के युद्ध के बाद नादिर शाह के पास धन की कमी हो गई थी। कई युद्धों को लड़ने के कारण, कई वॉर्स में बिजी होने के कारण, इंगेज होने के कारण उसके पास पैसे की या धन की काफी कमी थी और अपनी सेना को देने के लिए सैलरी की भी उसके पास कमी थी, है ना। तो कई दिनों से उसने अपनी सेना के सैनिकों को सैलरी भी नहीं दी थी, पैसे की भी काफी कमी थी। और जब उसे ये पता चला कि दिल्ली में या मुगल साम्राज्य में एक अयोग्य शासक रूल कर रहा है, इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने इंडिया पे अटैक करने की योजना बनाई। क्लियर? क्योंकि उसे पता था कि दिल्ली में मुगल शासन में एक अयोग्य शासक बैठा है, इसलिए इजीली उसे हराया जा सकता है, जो स्त्रियों के हरम में ही जिसका समय बीतता है, जिसको पॉलिटिकली ज्यादा मजबूत नहीं है। और दूसरा, उसे पैसे की भी आवश्यकता थी। और तीसरी बात यह थी कि इतने दिनों से ईरान के रूलर्स के साथ मुगलों के थोड़े रिलेशनशिप अच्छे थे। अब अगर हम बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब की जो विवाह हुआ था, औरंगजेब की जो वाइफ थी वो ईरानी जो शासक थे उन्हीं की या ईरान की ही प्रिंसेस हुआ करती थी। क्लियर? जिनके लिए औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। तो अगर हम बात करें, औरंगजेब का विवाह हुआ था, हुमायूं के टाइम पर अच्छे रिलेशनशिप थे, हुमायूं ने हेल्प ली थी ईरान के शासक से, तो शाह तहमास्प से। तो इस तरह से ईरान के साथ रिलेशनशिप पहले अच्छे थे, बट अब अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। इसी का, इन सारे चीजों का फायदा उठाते हुए और ये देखते हुए कि एक कमजोर रूलर रूल कर रहा है, दुर्रानी वंश के इस शासक जिसका नाम था नादिर शाह, इसने टारगेट किया इंडिया को और अपनी बड़ी विशाल सेना लेकर वो इंडिया की तरफ निकला। ईरान क्रॉस किया उसने, अफगानिस्तान क्रॉस किया, पाकिस्तान क्रॉस करके वो पंजाब में घुस आया, जो आज का हमारा पंजाब है। और पंजाब में जब ये घुस आया तब नींद खुली किसकी? मोहम्मद शाह की, और उन्होंने अपनी आर्मी स्टेब्लिश की काफी फटाफट, काफी शीघ्रता के साथ। और चूंकि ये इतने अयोग्य थे, इतने निर्लज थे ये, कि इन्हें ये भी नहीं समझ में आया कि किसे सेना को लीड करने के लिए चुना जाए, किसे लीडर बनाकर भेजा जाए, क्योंकि कोई तैयार ही नहीं था सेना को लीड करने के लिए। क्लियर? फाइनली जो चिनकिलिच खान था उन्हें ही बुलाया गया और चिनकिलिच खान ने ही सेना को लीड किया। चिनकिलिच खान मतलब पता है ना, निजामुल मुल्क, जिसने अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया हैदराबाद में। तो वो आए और उन्होंने सेना को लीड किया और वो लड़ने के लिए गए किसके साथ? नादिर शाह के साथ। क्लियर? एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो व्यक्ति है नादिर शाह, इसे ही कहा जाता है नेपोलियन ऑफ ईरान, यानी ईरान का नेपोलियन। नेपोलियन ऑफ ईरान कहा जाता है किसे? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है किसे? नादिर शाह को। क्योंकि जिस तरह नेपोलियन था फ्रांस का एक शासक और फ्रांस का एक महान योद्धा जो अपने आर्म्ड प्रोग्राम या आर्म्ड कैंपेन के लिए जाना जाता था, अपने युद्ध अभियानों के लिए जाना जाता था, उसी तरह नादिर शाह भी अनेकों युद्ध अभियान में हमेशा इंगेज रहता था। कई युद्ध लड़े हैं उसने, और उन्हीं युद्धों के कारण उसकी सेना के पास या उसके देश में पैसे की कमी हुई और उसी पैसे की पूर्ति के लिए उसने इंडिया में अटैक करने की योजना बनाई। क्लियर? ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे? समुद्रगुप्त। हम पढ़ चुके हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, गुप्त पीरियड में हमने डिस्कस किया समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है भारत का नेपोलियन। वही द हिस्टोरियन वी.ए. स्मिथ ने कहा है। चलिए आगे चलते हैं। इन 1739 व्हेन ही अटैक ऑन इंडिया, देन अ वॉर वाज फॉट बिटवीन नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह की सेनाओं के बीच में एक अटैक हुआ, एक युद्ध हुआ इन 1739, जो पंजाब के करनाल के पास लड़ा गया। समझिए, तो पंजाब के करनाल में 1739 में एक युद्ध हुआ, दैट वाज नोन एज बैटल ऑफ करनाल। तो बैटल ऑफ करनाल लड़ा गया दोनों ही सेनाओं के बीच में। और किन किन की सेनाओं के बीच में तो आप लोगों को क्लियर होगा। एक तो नादिर शाह, और दूसरा है मुगल्स की सेना को लीड किया था किसने? चिनकिलिच खान ने। और ऑब्वियसली आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस युद्ध में कौन जीता। इन दैट बैटल
नादिर शाह डिफीटेड मुगल्स वेरी डिसिसिवली, तो काफी बुरी तरह से मुगलों को पराजित किया है नादिर शाह की सेना ने, फाइनली उनका युद्ध में वो लोग जीत गए। देन जब ये लोग युद्ध जीत गए और जब निजामुल मुल्क की सेना हार गई, तब निजामुल मुल्क ने अपनी ओर से 50 लाख रुपए 15 lakhs रुपीस ऑफर किए, 50 लाख रुपए ऑफर किए गए किसे, नादिर शाह को, और उससे कहा गया कि आप यहीं से क्या कीजिए, यहीं से वापस लौट जाइए। तो एक ऑफर दिया गया था, एक अच्छा खासा ऑफर दिया इन्होंने किसे नादिर शाह को, कि ये 50 लाख रुपए लो और अपने देश वापस लौट जाओ, अंदर आने की जरूरत तुम्हें नहीं है। 50 लाख रुपए देखकर काफी खुश हुआ नादिर शाह, क्योंकि इतनी रकम, इतने पैसे उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। तो इतना अमाउंट देखकर काफी खुश हुआ और वो वापस जाने के लिए भी तैयार हो गया। बट दैट टाइम, इसी समय इस कहानी में एक टर्न आता है, एक ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट ये आता है कि उसी समय अवध के जो नवाब थे, जिनका नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया, सादत खान, है ना, ये काफी एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे एक क्लाइमेक्स ला देते हैं। कौन? सादत खान। सादत खान ने उसी टाइम पर इन्वाइट किया, सादत खान इन्वाइटिंग नादिर शाह टू अटैक ऑन दिल्ली। तो यहां पे नादिर शाह को इनवाइट किया गया सादत खान के द्वारा कि जब इतनी दूर आ गए हैं आप, ईरान से लेकर अगर आप करनाल तक आ गए हैं, तो करनाल से दिल्ली तक जाने में क्या जाता है। तो इस बात का उन्हें इनविटेशन मिला, इस बात का उन्हें ज्ञान दिया गया सादत खान के द्वारा कि यू हैव टू गो ऑन दिल्ली, आपको दिल्ली जाना चाहिए। और ये जो 50 लाख की छोटी सी रकम देखकर आप खुश हो गए हैं, असली खजाना तो आपको दिल्ली में मिलेगा, मुगल दरबार में, मुगल प्रशासन में। क्लियर? तो अगर आप दिल्ली जाएंगे तो आपको असली वास्तविक खजाने की प्राप्ति हो पाएगी, अगर आप दिल्ली इंटर करते हैं तो। इस तरह से यहाँ पे इनवाइट करने की कोशिश की गई सादत खान के द्वारा। एंड देन फाइनली जो नादिर शाह था उसने भी यही सोचा कि अगर हम ईरान से यहाँ तक आ सकते हैं तो दिल्ली तक जाने में और क्या है, यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, पंजाब से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी होगी। देन ही इंटर इन दिल्ली, और वो दिल्ली में घुसा। जब वो दिल्ली में घुसा तो मुगलों के द्वारा नादिर शाह का काफी भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि इनसे लड़ तो हम सकते नहीं हैं, क्योंकि ये हमें हरा ही चुके हैं। तो काफी भव्य स्वागत किया गया नादिर शाह और उसकी सेना का। लेकिन उसी दौरान दिल्ली के ही जनता के द्वारा या दिल्ली के ही कुछ लोगों के द्वारा नादिर शाह के कुछ सैनिकों की हत्या कर दी जाती है। दैट टाइम सम पब्लिक ऑफ दिल्ली किल्ड सम सोल्जर्स ऑफ नादिर शाह। तो नादिर शाह के ही कुछ सैनिकों की हत्या कर दी जाती है दिल्ली की ही जनता के द्वारा। एंड देन इस बात से क्रुद्ध होकर, इस बात से गुस्सा होकर उसने अपनी सेना को ऑर्डर दिया दिल्ली में कत्लेआम करने का। तो जब उसके सैनिकों की हत्या कर दी गई दिल्ली के कुछ लोगों के द्वारा, देन उसने ऑर्डर दिया अपनी सेना को कत्लेआम का। और जब ये कत्लेआम शुरू हुआ तो ये कत्लेआम चला लगभग 57 डेज, 57 दिनों तक दिल्ली के अंदर कत्लेआम किया गया नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि लगभग 30,000 लोगों को मौत के घाट उतारा गया दिल्ली के इन कत्लेआम में। तो लगभग 30,000 लोग मारे गए इन 57 दिनों तक, और 57 दिनों तक वो इंडिया में ही रुका रहा। 57 दिनों के बाद वो यहां से वापस गया, और जब वो यहां से वापस लौटा तो उसके पास में जो रकम थी लूटी हुई वो थी 70 करोड़, 17 करोड़ की राशि, 17 करोड़ के 17 करोड़ पैसे को वो अपने साथ, धन को वो अपने साथ लेकर गया। तो कहां 50 लाख में वो खुश था, और अब कहां 70 करोड़ रुपए वो अपने साथ लेकर गया। और साथ ही लौटते हुए वो शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस भी साथ लेकर गया। और तख्त-ए-ताउस के साथ ही इसी तख्त-ए-ताउस में कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था, कोहिनूर हीरा भी अपने साथ लेकर गए। क्लियर? इसी कोहिनूर हीरे को या इस डायमंड को कोहिनूर नाम देने वाला व्यक्ति भी कौन था? नादिर शाह। तो इस हीरे को कोहिनूर नाम भी किसने दिया था? अगर हमसे बात की जाए तो ये एक डायमंड था, खाली एक आकूत था, लेकिन इसे कोहिनूर नाम दिया था किसने? इसे कोहिनूर नाम दिया था नादिर शाह ने। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, नादिर शाह ही वो फर्स्ट पर्सन था जिसने इस हीरे को नाम दिया था कोहिनूर। तो कोहिनूर हीरा और साथ ही तख्त-ए-ताउस को अपने साथ लेकर चला गया अपने देश ईरान। एंड इन 1747 में उसकी ईरान में ही क्या हो गई? डेथ हो गई। इन 1747 ही वॉज डेड। आफ्टर हिज डेथ हिज आर्म्ड जनरल, इसी का अगला जो सेनापति था, इसी का जो जनरल था,
आर्म्ड जनरल, वो अगला क्या बना, शासक बना ईरान का, या अगला जो दुर्रानी शासक बना वो इसी का एक सेनापति बना इन 1747, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। तो नादिर शाह के बाद जो अगला बादशाह बना उनके यहाँ पे दुर्रानी वंश में, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। देन इन 1747 जो नेक्स्ट रूलर आया है उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। देखिएगा, नादिर शाह जब इंडिया से वापस गया तो उसने मोहम्मद शाह से कुछ पश्चिमी प्रांत भी प्राप्त कर लिए थे। अब जो सिंधु नदी के पश्चिम में, सिंधु नदी के वेस्ट वाला जो रीजन था वो हो चुका था दुर्रानी साम्राज्य का हिस्सा। पंजाब और पाकिस्तान वाला जो रीजन था, पाकिस्तान वाले कुछ हिस्से जो थे वो दुर्रानी साम्राज्य के हिस्से बन चुके थे जब नादिर शाह यहाँ से वापस लौटा था। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली अगला शासक बना, अगला बादशाह बना दुर्रानी वंश का। एंड यहाँ पे हम समझ सकते हैं आफ्टर हिज डेथ हिज आर्म्ड जनरल बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ दुर्रानी डायनेस्टी एंड हु वाज फेमसली नोन एज अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली अब बन गया है अगला शासक। एंड अहमद शाह अब्दाली अटैक इन इंडिया इन 7 टाइम्स, इसने 7 बार 7 टाइम्स इंडिया पर अटैक करने की कोशिश किया। 7 टाइम उसने इंडिया पर अटैक किए थे। क्लियर। फर्स्ट अटैक ही इसने मोहम्मद शाह के टाइम पर किया था 1748। इन 1748 ही ऑपरेटेड या ही इंसाइटेड फर्स्ट इन्वेजन इन इंडिया। 1748 में ही इसने अपना सबसे पहला अटैक भी किया था। In 1748 his first attack on India during the ruling time of मोहम्मद शाह। बट ये जो अटैक था, ये जो उसका आक्रमण था, ये सफल नहीं हो पाया, ये सक्सेस नहीं हो पाया इस आक्रमण में, और उसे वापस लौटना पड़ा था। क्लियर। तो यहाँ पे हमने बात कर ली 1748 में अगला शासक बना, और इन 1748 ही मोहम्मद शाह की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इन 1748 मोहम्मद शाह was dead। मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई 1748 में, और इसकी मृत्यु हो जाने के बाद इसका जो बेटा था, इसका जो पुत्र था अहमद शाह, अगला क्या बना, मुगल शासक बना, जो 1748 से 1754 तक मुगल सिंहासन पर शासन करेगा, मुगल साम्राज्य में शासन करेगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया मोहम्मद शाह के शासनकाल में होने वाली मुख्य मुख्य घटनाओं के बारे में। एक बार और देख लेते हैं कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या क्या चीजें हुई हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। देखिए, मोहम्मद शाह की अगर बात की जाए तो इन 1719 में ये मुगल सिंहासन पर बैठा विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। और इसकी बात की जाए तो ये जहान शाह का पुत्र था, जो जहांदार शाह का सबसे छोटा भाई था, और इसका जो ओरिजिनल नाम था, जो एक्चुअल नाम था, वो हुआ करता था रोशन अख्तर, और ये शासक बना था मोहम्मद शाह के नाम से। क्लियर। तो ये तो हमने बात होगी कि जिनकी हेल्प से बना है उन्हें कहा गया है किंग मेकर, यानी कि शासक निर्माता। शासक बनने के बाद इसके दिमाग में तो सबसे पहला ही जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि किसी भी तरह से आपको सबसे पहले खत्म करना होगा, अपने रास्ते से हटाना होगा किसी सैयद बंधुओं को। तो अपने ही अपने खास मित्र की हेल्प से इसने सैयद बंधुओं का रास्ते को क्या किया, समाप्त किया। इन 1720 जो हुसैन अली खान थी उसकी हत्या की गई। इन 1722 अब्दुल्ला खान को भी रास्ते से हटा दिया गया। इसका शौक था, ये काफी पसंद किया करता था स्त्रियों का साथ, और हमेशा अपना जो अधिकतर समय था वो स्त्रियों के साथ अपने हरम में ही बिताया करता था। That's why he was famously known as रंगीला बादशाह। इसे कहा गया है रंगीला बादशाह। देन आगे चलते हैं और अब इसके शासन के समय और क्या क्या घटनाएं हुई उसके बारे में गौर करते हैं। क्योंकि स्त्रियों के साथ अधिकतर समय बिताने के कारण इसका जो वजीर था, जिसे इसने अपना वजीर बनाया था, चिनकिलिच खान, इससे नाराज होकर एक दिन दिल्ली छोड़कर कहाँ चला गया, वो चला गया हैदराबाद, और उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। 1724 एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया जिसका नाम क्या था, हैदराबाद। इन्हीं के समय पर ही कई सारे ऐसे स्टेट थे, कई सारे ऐसे राज्य थे जो मुगलों के अधीन थे, लेकिन वो अपनी पूरी तरह से क्या हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके थे। अगर हम बात करें तो बंगाल, मद्रास और हैदराबाद, इसके अलावा बंगस पठान, और साथ ही जो रोहिल क्षेत्र था, जो रोहिल्ला वाला क्षेत्र था, वो भी क्या हो चुका था, इंडिपेंडेंट हो चुका था। इसी के शासनकाल में 1737 में अटैक कर दिया था पेशवा बाजीराव ने किस पर, दिल्ली पर, और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था। क्लियर। और इसी के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि इन 1739 दुर्रानी वंश के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया, या
इंडिया में इन्वेजन किया और दिल्ली को 57 दिनों तक लूटा और दिल्ली में एक जीनोसाइड किया, एक नरसंहार किया। एंड देन फाइनली जब वो वापस गया तो उसके साथ 70 लाख की लूटी हुई संपत्ति, 70 लाख के बराबर का धन और साथ ही शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भी वो अपने साथ लेकर ईरान चला गया। 1748 में उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद जो अगला शासक उसके वंश में बना वो था अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली भी अपने पुराने शासक की तरह इंडिया में कितनी बार अटैक करने की कोशिश करेगा या अटैक करेगा? 7 टाइम। पहला ही अटैक उसका होता है मोहम्मद शाह के समय पर इन 1748, बट इन दिस इन्वेजन ही वाज नॉट सक्सेस एंड गो बैक। देन इन 1748 में ही मृत्यु हो जाती है किसकी? मोहम्मद शाह की। एंड आफ्टर हिज डेथ हिज सन बिकेम द नेक्स्ट इंपीरियर ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो इसकी मृत्यु के बाद इसका ही पुत्र अगला मुगल बादशाह बनता है, किस नाम से? अहमद शाह के नाम से। और वो रूल करता है 1748 से 1754 तक। तो 1748 से 1754 तक रूल करने वाला जो मुगल बादशाह होगा उसका जो नाम होगा वो होगा अहमद शाह। तो हम बात करेंगे, गौर करेंगे अहमद शाह के शासनकाल के बारे में। चलिएगा, तो अब हम बात करते हैं मोहम्मद शाह की मृत्यु होने के बाद उसका जब बेटा अगला मुगल बादशाह बनता है जिसका नाम क्या है? अहमद शाह। ही वॉज द सन ऑफ मोहम्मद शाह एंड ही वॉज द 13th मुगल रूलर। तो ये 13वें नंबर का मुगल बादशाह बना है, 13th मुगल रूलर बना है, क्योंकि मोहम्मद शाह 12th नंबर पे थे। एंड ही वॉज द 13th मुगल रूलर एंड फेमसली नोन एज अहमद शाह। अहमद शाह मुगल बादशाह बना है और इसने जो शासन किया वो किया है 1748 से 1748 से 1754 तक, 1754 तक। तो 1748 से 1754 तक रूल करने वाला 13वें नंबर का जो मुगल शासक था वो था अहमद शाह। क्लियर? चलिए अब गौर करते हैं इनके शासनकाल में होने वाली कुछ इवेंट्स के बारे में। सब पर उससे पहले आप लोग समझ लें, हिज फादर वॉज मोहम्मद शाह। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग हिज रूलिंग टाइम अहमद शाह अब्दाली अटैक इन इंडिया 5 टाइम्स। इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 5 टाइम इंडिया पे क्या किए हैं? 5 टाइम इंडिया पे अटैक किए हैं। 5 टाइम अटैक बाई अहमद शाह अब्दाली। क्लियर? तो अहमद शाह अब्दाली के इन्हीं के शासनकाल में कितनी बार अटैक हुए थे? 5 बार। और एक बार अटैक हुआ था किसके समय पर? मोहम्मद शाह, इनके पहले वाले जो रूलर थे मोहम्मद शाह, उनके समय पर 1748 में। क्लियर? तो यहाँ पे ये बात भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगी। ड्यूरिंग हिज रूलिंग टाइम, इनके शासनकाल के समय इन्होंने क्या किया? अपना वजीर जो अपॉइंट किया वो अपॉइंट किया सफदरजंग को। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही अपॉइंटेड हिज वजीर टू सफदरजंग। सफदरजंग कौन था? ही वॉज द नवाब ऑफ अवध। तो अवध के नवाब सफदरजंग को ही अपॉइंटेड एज हिज वजीर, अपने वजीर के रूप में अपॉइंट किया। और आप लोग ये बात समझें कि यहाँ से ना एक परंपरा शुरू हो जाती है कि मुगलों के जो नवाब होते हैं वो हमेशा अवध के क्या होते हैं? मुगलों के जो वजीर होते हैं, मुगलों का जो वजीर होगा वो हमेशा अवध का क्या होगा? नवाब होगा। तो हमेशा अवध का नवाब जो होगा उसका एक काम ये होगा कि वो मुगल के क्या होंगे? वजीर होंगे। ये प्रोसीजर या ये परंपरा यहाँ पे स्टार्ट होती है। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ही अपॉइंटेड हिज वजीर। तो किसे अपॉइंट किया है अपना वजीर? यहाँ पे ही अपॉइंटेड हिज वजीर सफदरजंग। क्लियर? चलिए आगे गौर करते हैं, आगे के मुद्दों के ऊपर गौर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब इनके शासनकाल में मुगल एम्पायर, मुगल दरबार, मुगल साम्राज्य इतना गरीब हो चुका था, इतनी पुअरनेस आ चुकी थी, इतनी गरीबी आ चुकी थी कि
मुगल दरबार के बर्तनों को भी क्या करना पड़ा था, बेचना पड़ा था। क्लियर। अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए दे हैव टू सोल्ड आउट देयर अटेनलेस, तो इन्हें अपने बर्तनों को बेचना पड़े, जो कि गोल्ड और सिल्वर के जो बर्तन थे उन्हें बेचना पड़ा था इनके शासनकाल में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड द पुअर्टी वॉज वेरी हाई इन मुगल कोर्ट एंड दे हैव टू सोल्ड देयर सम अटेनलेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिकल कंडीशन। अपनी आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए मुगलों को अपने सोने चांदी के बर्तनों को बेचना पड़ा था ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ अहमद शाह के शासनकाल में। क्लियर। इन 1754 1754 में इसकी हत्या करके अगला मुगल शासक बन जाता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के नाम से अगला मुगल बादशाह बन जाता है। क्लियर। इन 1754, तो ध्यान रखिए, इन 1754 ही वॉज किल्ड बाय आलमगीर। Alamgir II killed him in 1754 and became the next 14th मुगल रूलर। तो यहां तक हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे 14th मुगल रूलर के बारे में, who was known as आलमगीर II। यहाँ पे आलमगीर फर्स्ट की बात की जाए तो वी ऑल नो दैट व्हेन औरंगजेब became the मुगल रूलर he took the title आलमगीर। he was the only मुगल रूलर he was the first मुगल रूलर who took the title आलमगीर। तो आलमगीर की उपाधि लेने वाला पहला मुगल बादशाह ही कौन था? औरंगजेब। यहाँ पे जिस बादशाह की अब हम बात करेंगे जो होगा 14th नंबर का मुगल रूलर, और साथ ही उसका नाम क्या है, उसकी जो उपाधि है वो क्या है? आलमगीर द्वितीय, आलमगीर II।